जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है उसका होल इंट्रोडक्शन का डिस्कशन है। इंट्रोडक्शन जो है उसकी बात हम इसमें करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस की डिफिनीशन से। होता क्या है मैट्रिसेस आखिर में? तो क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी कि नंबर या फिर फंक्शन। फंक्शन हम जानते हैं, नंबर्स तो हमको पता ही है। फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन कॉट ये सब हमारे हो गए फंक्शंस। अगर इनको हम अरेंज कर दें किसमें? रेक्टेंगुलर टाइप में, तो जो बनता है ना उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे हमने पहले नंबर्स का लिया, जैसे हमने लिखा 2 4 3 5 7 8। इसको किया हमने रेक्टेंगुलर टाइप में अरेंज कर दिया। लेकिन क्या लगाएंगे? ये ब्रैकेट लगा देंगे। बेसिकली जो ये ब्रैकेट होता है ना, यही हमारा शो भी करता है किसको? मैट्रिसेस को। तो ये हो गया आपका कौन सा? नंबर्स वाला, कि नंबर्स को हमने किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया तो वो बन गया मैट्रिक्स। लेकिन क्या नंबर्स नहीं, सिर्फ हमने क्या कहा था? फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो इसमें कौन सा? साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा आप लिख सकते हो, कॉस थीटा आप लिख सकते हो, टैन थीटा भी आप लिख सकते हो, और कॉट थीटा। तो ये सब आपके हो गए फंक्शंस। तो ये भी आपका क्या होगा? एक मैट्रिसेस ही होगा। समझ में आई बात? अब बात करते हैं, देखो इस पे नहीं, अब इस पे बात करेंगे, ठीक। हमारी जो चर्चा होगी सब इसी पे होगी, नंबर्स वाले पे। साइन वाला बाद में देखेंगे, पहले इस पे देखते हैं, ठीक। इस पे चर्चा हो। इसमें क्या है? देखो आपका ऐसे ऐसे बन के रखा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे ये वाली जो रोज है ना, ये वाली जैसे मैंने ऐसे बनाया है, इसी को अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 4 3 5 और हो गया आपका 7 और 8, ठीक है। जो इसमें ये वाली आपकी लाइंस हैं, जो आपकी ये वाली देखो, एक ऐसे करके ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और आपकी ये वाली लाइन है। ये तीन लाइनें हो गई। और ऊपर से देखो आपकी एक ये लाइन है और ये वाली एक लाइन है। समझ में आई बात? जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये वाली, ये जो है आपकी वर्टिकल लाइंस, क्या है? वर्टिकल लिख लेना आप, VIR। वर्टिकल लाइंस जो है आपकी, वो आपकी कहलाती हैं रो। समझ में आई बात? जो आपकी वर्टिकल लाइंस है वो आपकी क्या है? सारी रोज हैं। समझ में आई बात? रोज को हम शॉर्ट में R से लिखते हैं, ठीक। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम सब लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलेंगे? कॉलम्स। कॉलम्स। और इसको हम शो करते हैं C से। समझ में आई बात? जो हमारी मैट्रिसेस में वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस इनको बोलते हैं रोज, और इसको शो करते हैं हम कैपिटल R से। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम्स, और इसको हम शो करते हैं C से। तो ये हो गए आपकी मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, ठीक। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं हमने बता दिया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। उसके बाद हमने आपको बना के बता दिया रेक्टेंगुलर टाइप में, फंक्शंस का एक और बता दिया, फिर हमने डिस्कस किया। सेम इसमें भी होगा, ये वाली आपकी जो होंगी ना, इनको बोलेंगे रो, और ये वाली जो होंगी आपकी कहलाएंगी कॉलम्स, ठीक। रो और कॉलम्स तो हो गया। लेकिन देखो पहली एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये है, तो इस टाइप से, इसकी वजह से क्या बोलेंगे? इसको हम सब लोग बोल देंगे R1, और इसको बोल देंगे R2, और इसको बाद R3, और ऐसे ही जितनी बढ़ती चली जाएंगी, हम R1 R2 R3 R4 R5 तक और Rn तक जा सकते हैं, ऐसे ही लिख करके। और उसके बाद जैसे आपके कॉलम्स हो गए, तो पहला है इसीलिए इसको बोलेंगे हम क्या? C1, और ये है दूसरा तो इसको बोलेंगे C2, और इसी तरह C3 C4 C5 और कहां तक जा सकते हैं? N तक जा सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे हम रो को कहां तक ले जा सकते हैं? N तक, वैसे ही कॉलम्स को कहां तक ले जा सकते हैं? N तक। ये हो गई अभी तक आपकी बात किस पे? मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पे। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जैसे हमारी ये बनी है, क्या ऐसे बन गई, इसमें 3 रो और 2 कॉलम हो गए, क्या सिर्फ 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी? जी नहीं, वो बताएगा ऑर्डर आपके 3 रो होंगे या 4 रो होंगे या 5 रो होंगे, वो आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? जैसे हमने अब इससे पहले देखा, मैट्रिक्स में 3 रो थी, 2 कॉलम थे। अब ये हमारा देखो मैट्रिक्स, इसमें क्या है? आप गिन सकते हो, इसमें आप गिनो तो आपके कितने? एक ये रो हो गई, दूसरी रो, एक तीसरी रो, ठीक। अब कॉलम्स गिनते हैं आप, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम,
थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। समझ में आई बात? जैसे 3 रो है और 4 कॉलम है, ऐसे ही कभी कभी 4 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, तो यही शो करता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या शो करता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को और नंबर ऑफ जो रो होती है, ठीक, रो और कॉलम्स को शो करता है। तो ऑर्डर हमारा क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इसको बोलते हैं हम सब लोग रो, ठीक है। रो ऑर्डर क्या होता है? आर एन मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई CN मतलब नंबर ऑफ कॉलम। आर एन और मल्टीप्लाई करके CN जो लिखते हैं वो हमारा होता है ऑर्डर। समझ में आई बात? या फिर आप इसको शॉर्ट में ना लिख करके डिटेल में ही लिख लो, आसानी रहेगी। क्या? नंबर ऑफ रो क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ये जो होता है हमारा होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। और ऑर्डर को हम कहां लिखते हैं? मैट्रिक्स के एक साइड कॉर्नर पे लिखते हैं, ऐसे। समझ में आई बात? लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। आप जैसे कोई बहुत लोग जो जैसे पिज्जा वाले बात ले लो, तो क्या बोलते हैं? हम सर्विस देते हैं कितनी? 24/7 ऐसा बोलते हैं ना। वो मल्टीप्लाई करके कहीं ये तो नहीं बोलते हैं कि 168 आवर हम सर्विस देते हैं, कभी भी नहीं बोले, किसी को आपने सुना भी नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं? हम सर्विस देते हैं 24/7 आवर, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन। समझे? वही ऐसे इसमें भी होता है हमारे मैट्रिसेस में। मल्टीप्लाई हमको नहीं करवाना रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, ठीक। ऑर्डर ये होता है। अब जैसे इस मैट्रिक्स की आप बात कर लो, इसमें रो कितनी है हमारी? ये है कौन सी? R1, और ये कौन सी? R2, और ये कौन सी है? R3। सेम C1 और C2, C3 और ये हमारी C4। अब देख लो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, तो मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4, तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया? 3 इंटू 4 का। तो हम यहाँ के क्या लिख देंगे ऑर्डर के प्लेस पे? 3 इंटू 4, ठीक। अब ये इमेज आपके मन में आ जानी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मैट्रिक्स कोई बनाओ, कौन सी? 3 इंटू 4 की, तो आपके मन में इमेज आ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज हमारी 3 होनी चाहिए उस मैट्रिक्स में जो हम बनाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे होने चाहिए 4, जो कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात बोल दूं कि आप 2 इंटू 2 का बनाओ, तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए जो हमारी रोज होंगी वो 2 होंगी और जो कॉलम्स होंगे वो 2 ही होंगे, ठीक। अब इस पे और एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको लाइक एग्जांपल दिया, ऐसा एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। जैसे एक दे रहा हूं ऐसे, ठीक। इसमें एलिमेंट है 1 1 1 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने आपको मैट्रिक्स दिया, तो इसका मैंने अगर आपसे ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी? 1 एंड 2, तो आपने लिखा 2, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर उसके बाद कॉलम्स गिने आपने 1 2 3 4, तो आपके कॉलम हो गए 4। अब अगर आपसे मैं यही बोलूं, ये बात बोलूं अगर कि आप ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसमें क्या हो? 2 इंटू 4 हो रो, ऐसा ऑर्डर जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 इंटू 4 में हो, तो आपके मन में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारे रो कितने हो? 2 रो हो, और कॉलम्स कितने हो? हमारे 4 कॉलम्स हो, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ठीक। मैंने क्या कहा? 3 इंटू 4, जैसे ये है 3 और ये है 4, मैंने आपसे बोला 3 इंटू 4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाओ, तो आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए रो कितनी होंगी? 3 होंगी, और कॉलम्स कितने होंगे? 4 होंगे। अब अगर यही मैं बात करूं 1 इंटू 2 की, तो ये क्या बताता है कि हमारी ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है? 1 है, और कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, यानी कि एक यहाँ हमारी रो हो जाएगी और कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 2। अब देख लो ये हमारी एक रो हो गई, कॉलम 1 एंड 2 हो गए। अब अगर मैं बोलूं यहीं पे आपसे आप 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स क्या करो? कंस्ट्रक्ट करो, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि हमारा एक मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, इसमें कितनी रो होंगी? हमारी कितनी रो हो जाएंगी? 1 एंड 2, और उसमें कितने कॉलम्स हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? एक पहला कॉलम, एक दूसरा कॉलम, एक तीसरा कॉलम, ठीक। अब एलिमेंट्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ यहाँ और यहाँ एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही आप 3 इंटू 4 का बना, 3 इंटू 2 का करके बताओ। 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा? आप देख लो रो कितनी हो जाएंगी हमारी, नाम से देख लो आप, इससे रो कितनी हो जाएंगी? 3 1 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 2 1 एंड 2। यहाँ पे आपके जहाँ पे कट है एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही होगा। समझ में आई बात? अब हमने देख लिया क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर अगर गिवन हो तो कैसा उसका मतलब स्ट्रक्चर होगा, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे हम किस चीज पे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पे। हमारा कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे इसमें बात कर ले कितने एलिमेंट्स हैं?
देखो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ये जो हमारे इसमें होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम सब लोग एलिमेंट्स। समझ गए, एलिमेंट्स इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। समझ में आई बात, एलिमेंट्स बोलते हैं, कुछ लोग इनको एंट्रीज बोलते हैं। बेसिकली बहुत कम जगह पर लिखा होगा बुक में, इनको एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हैं इसमें, तो मान लो आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं मान लो आपको ये तो 3 into 4 का मैट्रिक्स था तो आपने बता दिया। अब अगर मान लो मैं आपको 12 into 18 का मैट्रिक्स दे दूं तो आप क्या बता पाओगे? आप भैया इतना बड़ा कैसे मैट्रिक्स बनाओगे कॉपी पे? 12 जिसमें रो हो और 18 क्या हो, कॉलम्स हो, तो आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाओगे उसको एक कॉपी पे। तो क्या उसके लिए एक भी तरीका है कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि एलिमेंट्स हमारे उसमें कितने हैं, हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, आप कैसे देखोगे? अब हम बात करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस में। ठीक, हमने ऑर्डर तो देख लिया, अब एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है? देखो सेम हमने जो उसमें बोला था, मल्टीप्लाई आपको नहीं करवाना रहेगा। एलिमेंट्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको जो मैंने लिखवा रखा था नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इस वाले की बात कर लो, इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 4 का, आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फिर ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा और ये आपका चौथा, यानी कि थर्ड 3 रोज हैं और ये आपके क्या है? 4 कॉलम्स हैं। ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में क्या करना है आपको? सिर्फ क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके लिखवा देना है। लेकिन आपको एलिमेंट्स में क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिसेस में ये जो दे रखा है इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है? करा देना है। मैं लिखे दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, आप इसमें क्या करो? मल्टीप्लाई करवा दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें बात कर लें, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 into 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही आप एक एग्जांपल करके दिखाओ हमको। एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल आपका पहला है, आपको एक ऐसे कोई मैट्रिक्स दी 2 3 5 6 3 9। आप पहली बात इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर आप देख लोगे इसमें कितनी, फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज हैं इनटू कितने कॉलम्स है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है? 3 कॉलम है। आप इसका मल्टीप्लाई आप करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 into 3 हो जाएगा आपका कितना? 6। समझ गए? एलिमेंट्स आप ऑर्डर निकालना सीख गए, आप एलिमेंट्स निकालना सीख गए। अब बात करेंगे हम क्या? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस की। मतलब अगर ये तो मान लो 3 into 4 का था, आपने बता दिया। अब जैसे मान लो 12 into 15 का हो, जैसे कोई बहुत बड़ी मैट्रिसेस हो, तो उसको एक जनरल वे में क्या होता है? हर एक चीज को शो करने का एक जनरल वे होता है। वैसे ही मैट्रिसेस अगर कोई बहुत बड़ी है तो उसका एक शो करने का जनरल वे होगा। वो जनरल वे क्या है? स्टेटमेंट किस टाइप का होगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का। मतलब जैसे हमको कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m into n की, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है उसमें m है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है। ठीक, तो अब अगर ऐसी कोई बड़ी सी मैट्रिक्स आ गई तो उसको जनरल वे कौन सा है? मैट्रिसेस को जनरल वे कौन सा है रिप्रेजेंट करने का? ठीक, इस पे बात करेंगे। तो देखो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के किसी एक वर्ड से शो करते हैं। ठीक, ये आपकी रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गई। रोज कहां तक जा रही है? m, ये m तक जा रहे हैं। आपकी रोज कहां तक जा रही हैं? m तक जा रहे हैं। और जो आपके कॉलम्स हैं कहां हैं? वहां n तक जा रहे हैं। ठीक, cn तक जा रहे हैं। ये आपका हो गया। आप कैपिटल लेटर कोई यूज कर सकते हो, उससे आप इसको मैट्रिसेस को शो करवा सकते हो। अब इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, इस पे बात करें। और वही हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे a इक्वल्स टू हमारा कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर a, i और j ऐसे करके, और उसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n का है ऐसे। ठीक है, ये aij क्या है? इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। हर जगह की वैल्यू डिफरेंट होगी aij की। समझ में आई बात? जैसे a की वैल्यू पहले इस प्लेस पे बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे aij हमारा aij है और इसकी प्लेस डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे, इसकी तुलना हम a11 से करें तो i की भी 1 है और j की भी 1 है। लेकिन अगर a की i और j की तुलना हम कहाँ पे करें? हम करें 2 और 3 पे, a 2 3 पे। तो देखो i की वैल्यू कितनी है? 2 है और j की वैल्यू 3 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? i और j क्या है? m और n के साथ वेरी करता है और इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे r की वैल्यू, आपकी i की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कौन सी? 1 और j की वैल्यू हो जाएगी n। और यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी, m हो जाएगी और j की वैल्यू n हो जाएगी। समझ में आई बात?
और ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिसेस का, और आपके आई और जे जो हैं एम और एन के साथ वेरी करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अगले टॉपिक में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की। जैसे मतलब A11 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, A33 लिखा है इसका मतलब क्या है, इन सब पे बात करेंगे। यानी कि अब हम एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं इसमें ये सारे इनकी जो लोकेशन है, इनका जो एड्रेस है या इनकी जो पोजीशन है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन से पहले हम एक और बात जान लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमको दे रखा है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे A इक्वल टू हमको दे रखा है ए आई जे, क्या दे रखा है ए आई और जे, और क्या लिखा है 3 into 2। तो इसका क्या दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक, एक कोई मैट्रिक्स है और उसमें क्या ए और आई जे, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रो है वो 3 है। ठीक, और कॉलम्स जो है 2 है। तो कैसा बनेगा A11 A12 A13 तक नहीं जाएगा, 2 ही रहेंगे क्योंकि देखो कॉलम्स इसमें 2 हैं। अब उसके बाद A21 हो जाएगा, A2 और 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा A33 A31 और A32। समझ गए, ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये है, जैसे अगर ए आई जे इक्वल टू 3 into 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 into 2 का ऑर्डर हो जाएगा। और एलिमेंट जो मैंने बोला था इसके साथ वेरी करता है वो इस टाइप से हो जाएंगे। अभी अगर यहीं पे 3 into 3 दे रखा होता, आगे एक क्या होता, कॉलम और बढ़ जाता। समझ में आई बात, ऐसे होगा। अब हम पोजीशन पे बात करते हैं। अब जैसे बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की। जैसे मैंने बोला A11, मैंने क्या बोला आपसे A11 बोल दिया, A11। तो A11 का मीनिंग क्या है कि आपकी जो ये पहला वाला वन जो है आपको रोज को शो करता है, यानी कि पहला वाला जो नंबर होगा इन सब में वो रो को शो करेगा, और जो आपका दूसरा वाला नंबर होगा ना वो शो करेगा कॉलम्स को। किसको, कॉलम्स को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे A11 बोला तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एलिमेंट्स है पहले रो में है। ठीक, फर्स्ट वाले ने आपको रो बता दिया, उसके बाद बोल रहा है 1 फिर 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि आपका ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक, फिर दूसरा क्या है, ये क्या बोलता है फर्स्ट रो। ठीक, और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, यानी कि आपका जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम पे है। ठीक, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे है। फिर अगर जैसे बोल दिया A23, क्या बोल दिया A23, तो मतलब क्या है सेकेंड रो। अब आप सबसे पहले क्या करें, सेकेंड रो में जाएं। ठीक, अब एलिमेंट जो होगा आपका सेकेंड रो में कहीं पे होगा, लेकिन बताएगा कौन एग्जैक्ट सेकेंड रो में कहां पे है, वो आपका सेकेंड वाला बताएगा, यानी कि थर्ड कॉलम। कौन सा, थर्ड कॉलम। समझ गए बात, तो इसने बता दिया रो, इसने बता दिया कॉलम, यानी कि A23 का मतलब ये वाला एलिमेंट आपका होगा। समझ में आई बात, इसने आपको रो बताया और ये कॉलम, तो आपका ये वाला एलिमेंट होगा। सेम आप और भी साथ कर सकते हो, 31 32 33 के साथ कर सकते हो। बताने का पर्पस ये है कि आपको एक मैट्रिसेस दे देगा, अननोन कोई मैट्रिसेस दे देगा, और उसमें आपको ऑर्डर पूछेगा तो आप ऑर्डर वाला ये वाला बता सकते हो आप। उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो आप बता ही सकते हो। जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने वो केवल समझाने के लिए बताया है, कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप ये भी बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आप ऐसे देख करके बता सकते हैं। अननोन मैट्रिसेस में आप ऐसे ही देख लो 3 2, अगर पोजीशन पूछ रहा है A3। तो अब हमारा पहला एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल 1 में क्या बोल रहा है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक, उसमें 2 वर्कर्स हैं, एक है वुमेन और एक है मैन। 2 वर्कर्स दे रखे हैं, एक मैन एक वुमेन। मैन में कितने, 3 वर्कर्स हैं, और वुमेन में भी 3 वर्कर्स हैं। तो आपको बोल रहा है आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स किसका, 3 into 2 का। ठीक, आपके पहले मेन वर्कर्स कितने हैं देख लीजिए, मेन वर्कर्स, और फिर आपके हैं वुमेन वर्कर्स, और इन दोनों का क्या लिख रखा है, नंबर दे रखे हैं। ठीक, मेन वर्कर्स में कितने हैं, पहला आपका दे रखा है, फिर सेकेंड आपका दे रखा है, फिर आपका थर्ड दे रखा है। ठीक, फर्स्ट में कितना है 30 है, फिर आपका 25 है, और फिर आपका 27 है। सेम वुमेन में है, फर्स्ट आपका कितना दे रखा है 25 31 25, फिर देन है 31, फिर उसके बाद आपका है 26। ये आपके मेन और वुमेन क्या दे रखे हैं, वर्कर्स दे रखे हैं।
और इससे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 का। तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अगर जैसे 3x2 कोई बोले तो आपके मन में ये क्या आना चाहिए कि आपकी जो रोज रहेंगी वो 3 रहेंगी और कॉलम्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो इसको कैसे आप अरेंज कर सकते हो 3x2 के ऑर्डर में? इसको एक ही टाइप से अरेंज किया जा सकता है कि ऐसे आप पहले तो ये कर दो, ऑर्डर कितना रहेगा आप जानते ही हो 3x2 का। और इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो कि 3 रो रहे और 2 कॉलम, तो इसको ऐसे ही अरेंज करो आप, ऐसे 30 और फिर 25 वुमेन्स का, फिर आपका 25 मेंस का, फिर 31 वुमेन्स का, फिर आपका 27 और 26 आपका कंस्ट्रक्ट हो गया 3x2 का मैट्रिक्स इस तरीके से। और अगर आप सोचो ऐसे ऐसे करके दूसरी टाइप से तो आपका हो जाएगा, उसमें 2 रो आ जाएंगे, 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो वो तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है ना, ये तो बोल रहा है 3x2 का, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे बनाओगे। ठीक, देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल है दूसरा। इसमें क्या बोल रहा है आपको, एक आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं आपके 8। तो बोल रहा है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, यानी कि en आपको कितना दे रखा है, en यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 8। तो फिर कितने बन सकते हैं इसमें पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने मतलब ऑर्डर की बन सकते हैं? तो मैंने क्या बताया था, en यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपका जो en होता है, en वो इक्वल्स टू होता है किसके, पहला तो होता है Rn यानी कि नंबर ऑफ रो, फिर मल्टीप्लाई, फिर Cn यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो आपके पास En कितना दे रखा है, 8। तो आप R और C ऐसे ऐसे इसके फैक्टर ऐसे ऐसे इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखो कि 8 आ जाए। तो पहला कितना हो सकता है, पहला तो 1 × 8 लिख सकते हो तब भी 8 होगा। फिर दूसरा आप कितना लिख सकते हो, 8 × 1 तब भी आपका 8 ही आएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप लिखो 2 × 4, ठीक, तब भी आपका 8 ही आना है। या फिर आप 4 × 2 लिखो तब भी आपका 8 ही आना है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही रहने चाहिए। ऑर्डर भले ही चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 8 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, रो में क्या पता 8 एलिमेंट्स हो जाए, कॉलम में ही केवल 8 एलिमेंट्स हो जाए, या फिर रो और कॉलम में दोनों कंट्रीब्यूट होकर के कितने 8 एलिमेंट्स हो जाए, दोनों भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो फिर 8 एलिमेंट्स आपके होने हैं, 8 एलिमेंट्स होने के लिए कितने पॉसिबल हो सकते हैं, पहला तो 1 × 8 का हो सकता है, फिर 8 × 1 का हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक रो हो और कितने 8 कॉलम हो, जैसे एक रो हो गई ये वाली और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन सकता है। या इसका क्या मतलब है, 8 कितने हो, रो हो और एक कॉलम हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका भी देख लो, 2 रो और 4 कॉलम हो, ऐसे 1 रो 2 रो कितने कॉलम, 4 कॉलम, 1 2 3 4 1 2 3 4 आपके ऐसे हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका ही इसका अपोजिट है। इसका क्या है कि जैसे क्या हो जाए, आपकी जो है वो 4 रो हो जाए, ठीक, कितनी 4 रो, 1 2 3 4, चारों नहीं 4 रो हो जाए, चारों नहीं बोल रहा हूँ 4 रो बोल रहा हूँ, ठीक, 1 2 3 4 4 रो हो गई। फिर उसके बाद कितने 2 कॉलम्स, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं, ये ऐसे हो गया। लेकिन और भी अरेंज कर सकते हैं, कितना 4 2 8 और भी कितना आ सकता है 8 का, और कोई पॉसिबिलिटीज है, और हो ही नहीं सकता, ठीक। तो आपके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, 3 या तो 4 हो जाएंगे, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे मैंने 8 का पूछ लिया, मान लो भी अगर आपसे 16 का पूछ लेता कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बताओ 16, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिसेस को सेट करने के लिए। तो देख लो कितने टाइप से हम 16 ला सकते हैं, ठीक, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करके 16 ला सकते हैं। और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो इसको 16 लाने के लिए, वही आपके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक। आप 16 का आप कर लेना और कमेंट कर देना, 16 का आप कर लेना और किसका आप 18 का एक कर लेना, और इन दोनों का आप कमेंट में बता देना कि कितना ऑर्डर होगा पॉसिबल ऑर्डर। समझ में आई बात, ऐसे हम कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ये इसने ऑर्डर दे रखा है और हमने क्या कहा था, ए आई जे, हमने क्या बोला था, ए और आई जे, ये जो होता है ना, हमने बोला था ये m × n, m n लिखा था ना, इसके साथ वेरी करता है। और मैंने बोला था ए आई जे की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। ये क्या बोल रहे हैं, आपको एक 3 × 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3 × 2 का, ठीक, जिसके एलिमेंट्स किससे गिवन है, इस तरीके से ए आई जे इक्वल्स टू क्या दे रखा है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस i - 3j, i - 3j। समझ में आई बात, मतलब आपको देखो अब एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करने हैं, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट सेट करने हैं और आपको एक मैट्रिसेस किसका डिजाइन करना है, 3 × 2 का।
तो देखो 3 इंटू 2 के लिए आप सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था और आपको ऑर्डर स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर 3 इंटू 2 ऑर्डर अगर मैट्रिक्स आपको बोल दिया जाए तो आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी उसमें 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। इसका यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा हमने बताया भी था जनरल वे इसका मैट्रिसेस का, तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, 3 रो बनेगी, 3 रो जिसमें A11 और 2 कॉलम A12, ठीक ऐसा, फिर A21 A22, फिर उसके बाद कौन सा बनेगा A31 और A32, ऐसा होना चाहिए आपका मैट्रिक्स। यानी कि इसने क्या बता दिया, आपका जो मैट्रिसेस बनेगा उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा। और मैंने ये भी बोला था Aij की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती। अब अगर पहले बात की जाए A11 पे, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, Aij से कंपेयर करेंगे, ठीक। Aij, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इससे देख लो, I की वैल्यू है आपकी 1, तो इस वाले से हम क्या रख देंगे, यहाँ पे I की प्लेस पे हम रख देंगे 1, फिर माइनस का साइन लग रखा है माइनस लगा देंगे, फिर 3 इंटू फिर J लिख रखा है और J की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, J की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 दे रखी, 1 लिख दो, ठीक। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना यहाँ से तो ये -2 आएगा और मॉड्यूलस लग रखा है तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1, ठीक। अब सेम A11 के लिए हो गया, अब सेम आपको किसके लिए करना है, A12 के लिए करना है, समझ गए। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे Aij के से, क्योंकि मैंने बताया था Aij किसके साथ वेरी करता है, पोजीशन के हिसाब से, डिफरेंट प्लेसेस पे Aij की वैल्यू डिफरेंट होती है। चलता किसके साथ है, m इंटू n, यानी कि जो ऑर्डर आपका दे रखा है मैट्रिसेस का उसके अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है। अब देख लो यहाँ पे, अब इसका तुलना इसके साथ कर दो, कंपेयर कर दो 1 2, अब देख लो I की वैल्यू कितनी रहेगी, जाहिर सी बात इसके साथ तो 1 ही रहनी, फिर माइनस लगाओ, फिर 3 तो हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है और J की वैल्यू वहां पे उसी वाले में लिखनी इस वाले में, तो यहां से देख करके J की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे कितनी है, अब इसके साथ कंपेयर करोगे 2 आएगी, तो आप यहाँ पे क्या की 2 रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे 6 - 1 5 हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5/2 इसका आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा आप देखते हैं, अब सेम 1 2 का हो गया, अब क्या करना है, A21 का करना है आपको, A21 का, इसको कंपेयर करेंगे Ij के साथ, तो कंपेयर करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है Aij वो नोट कर लेंगे, फिर I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, फिर -3 इंटू J की वैल्यू 1 इक्वल्स टू, अब कर लेंगे इक्वल्स टू करके देखेंगे कितना, देखो 2 में से 3 1 बच जाएगा, यानी कि आपका कितना जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस का रहेगा और मॉड्यूलस में तो प्लस आ जाना है, तो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। आपका ये हो गया, फिर उसके बाद आप निकाल लो किसका, A21 का हो गया, फिर आप A22 का निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा A22 निकाल के देख लो भाई। अब कंपेयर करेंगे Ij के साथ, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, I की हमारी 2 आ जाएगी 2, फिर -3 इंटू J की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4/2 आ जाएगा 2, हमारी ये भी वैल्यू मिल गई। अब हमारा लास्ट कॉलम वो रो बची A31 और A32, तो क्या कर लेंगे, A31 लिखा, इसको कंपेयर किया Aij के साथ और फिर यहां से हमारी कितनी वैल्यू आ गई 1/2, I की वैल्यू हमारी दे रखी 3 -3 इंटू J की वैल्यू 1, ऐसे कर देंगे, मॉड लगा देंगे, फिर 3 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 0, तो ये 0/2 यहाँ से आ जाना है हमारा 0, ठीक। फिर क्या करना है आपको, 3 और 2 के साथ करना है सेम, क्या करेंगे A32 इक्वल्स टू I और J के साथ इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, समझ में आई बात। अब यहाँ से हमारा 1/2, फिर ये मॉड लग जाएगा, कितना I की वैल्यू दे रखी 3, फिर -3 इंटू J की वैल्यू दे रखी 2, 3 2 जा 6, 6 से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि आ जाएगा आपका 3/2। तो आपके सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब सारे एलिमेंट्स को आप क्या करो, इसमें सेट कर दो जिसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले A11 की देख लो 1 है, फिर A12 की देख लो कितनी आई है 5/2, तो यानी कि 5/2, ठीक। फिर A21 की देख लो कितनी है 1/2 रख दो, फिर उसके बाद इसकी देख लो 2 है, फिर आप देखो 3 1 की तो 0 है, फिर 3 2 की आपका कितना आ गया 3/2, तो ये हो गया कंस्ट्रक्ट आपका किसका, मैट्रिक्स किसका 3 इंटू 2 का, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो गए 6। समझ में आई बात, ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और इसमें यही नहीं, आपका ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, तो करना सेम रहेगा, स्टेटमेंट क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे Aij यहाँ ये दे रखा है, ठीक। अब मान लो Aij में क्या दे दूं, ऐसे कुछ दे सकता हूं, Aij इक्वल्स टू आपका कर दूं 3 इंटू I - 2j ऐसे करके दे दूं, या फिर इसी को चेंज कर दूं 1/4 3i प्लस
2 जे ऐसे करके दे दूं, मतलब यहाँ पे आई जे तो डेफिनेटली होगा, ठीक, आई जे होगा। बाकी आपकी जो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी आपका ये जो रहेगा ना आई जे तो रहेगा ही डेफिनेटली, ठीक, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन आप ये चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 into 2 का बोला है, अभी कभी कभी 3 into 3 का बोल देगा, कभी कभी 2 into 2 का बोल देगा, 4 into 2 का बोल देगा, मतलब कोई सा भी ऑर्डर दे दे। तो सेम आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए जितना पहले ऑर्डर दे रखा है उस टाइप का पहले हम जनरल जो मैट्रिक्स होती है वो बना लेंगे, ठीक। जनरल मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसको कंपेयर करेंगे आईजे से, उसकी पोजीशंस को मैंने बता ही दिया, पोजीशंस का वर्क कंपेयर करना, ठीक। जैसे 1 1 इन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे आईजे के साथ, ठीक। कंपेयर करने के बाद जो हमारा ये दे रखा होगा स्टेटमेंट, किसके अकॉर्डिंग हमारा जो एलिमेंट्स है वेरी करेगा, वो यहाँ पे लिख देना है और आईजे की वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करते रहना है। ऐसे ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब जब सबकी वैल्यू मिल जाए, आप जहां पे ये मैट्रिक्स बनाए हो जनरल मैट्रिक्स, उसके आगे लिख दो, आपका मैट्रिक्स इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में कई सारे क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा रो मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या होता है, हमारी ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल रो हो। समझ में आई बात? जैसे हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसमें केवल क्या है, एक सिंगल रो है, जैसे ऐसे करके 2 4 3 7 ऐसे ऐसे करके कितने भी एलिमेंट्स हो केवल एक रो में हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, अपनी रो मैट्रिक्स, ठीक। सेम कॉलम वाले के साथ कहानी है, ठीक। कॉलम वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐसी हमारी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक सिंगल कॉलम हो, ठीक है, जैसे 2 3 7 और डॉट 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 करके जाए लेकिन एक ही कॉलम रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही हमारा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल देखो, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या दोनों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर में एक हाइट, एक लेंथ और ब्रेड्थ होता है जो कि इक्वल नहीं होती है। समझ में एक बात? सेम इसमें होगा, एक होता है आर एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स बड़े होंगे या फिर नंबर ऑफ रोज बड़े होंगे, मतलब एक चीज दोनों इक्वल नहीं होगी, यानी कि आर एन नॉट इक्वल टू होगा सी एन के। समझ में आई बात? यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। ऐसे कोई भी आप मैट्रिक्स बना लो, ऐसे करके आप बना लो, ठीक है, जैसे यहाँ 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 ये और ये भी हो सकता है, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, आर एन नॉट इक्वल टू, जैसे हमने एक ये मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो में कितने हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रो हो गई। अब सेम इस कॉलम्स में गिनो 1 2 एंड 3, देखो 3 रो और 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स हमारी नहीं होगी। समझ में एक बात? जैसे किस ऑर्डर की नहीं होंगी, 3 into 3, ठीक, 2 into 2, 1 into 1, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, ये नहीं होंगे, ये सारी क्या होंगी, नहीं होंगी। लेकिन वो कौन से रह सकते हैं, 3 into 2, 2 into 3, 1 into 3, 4 into 3 या 3 into 4, ये सारी हो सकती है। इस टाइप की जितनी भी है ना वो सारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है सिर्फ। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस पे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें देखो हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। जिसमें नंबर ऑफ रोज हो कम और नंबर ऑफ कॉलम्स हो ज्यादा, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो। जैसे आप एक इस टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हो, एक एलिमेंट 2 3 ऐसे, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3 है। और कौन सी हो सकती है, जैसे आपकी ये ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो नंबर ऑफ रोज इसमें है 1 2 एंड 3, ठीक, 1 2 एंड 3 एंड 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा। समझ में आई बात? अब उसका होता है वर्टिकल मैट्रिसेस। वर्टिकल मैट्रिसेस में क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, इसमें सी कम होता था, सी एन कम होता था, इसमें क्या हो, इसमें सी एन ज्यादा होता था और इसमें क्या होगा, सी एन कम हो जाएगा, ठीक। इसका ही ट्रांसपोज क्या होता है आगे बता देंगे, लेकिन देखो इसी का ही ट्रांसपोज होता है, मतलब जैसे इसी में ही कर दो, बढ़ा दो 1 2 3 ऐसे करके। अब देखो नंबर ऑफ रोज में 1 2 एंड 3, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही है, यानी कि 3 into 2 का ऐसे बन गया। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसको मैंने बनाया था 1 2 3
1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 1 2 ये 3 एंड ये 4। अब इसमें कॉलम्स देख लो 1 है 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 3 की ये बन गई। समझ में एक बात, मतलब इसका क्या है कि इसमें Cn ज्यादा होगा, इसमें Cn कम होगा वर्टिकल मैट्रिसेस में। सेम इसी तरह आता है हमारा जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस में क्या मतलब है, हमारी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो किसी भी ऑर्डर की, डजंट मैटर, लेकिन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सभी जीरो होने चाहिए। ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कोई भी आपकी मैट्रिसेस हो उन सभी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सभी जीरो होने चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 4 ले लो आप, कुछ भी ETC, समझ में आई बात। ETC आप कोई सा भी वो मैट्रिसेस ले सकते हो किसी भी ऑर्डर का, लेकिन क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स उसके जीरो होने चाहिए। तो अभी तक हम बात कर ली रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिसेस और जीरो मैट्रिसेस। लेकिन गौर करिए इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर पे, इनमें कोई सा भी हमारा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे पे बात नहीं की, ठीक। वो स्पेशल टाइप है, अभी आगे बात करते हैं। उससे पहले इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स है, अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जिसके अंदर AIJ एलिमेंट्स हैं, समझ में आई बात। जिसमें अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है m इंटू 1, क्या है 1 इंटू m, क्या है 1 इंटू m, यानी कि हमारी जो रो रहेगी सिर्फ 1 ही रहेगी। m मतलब कहीं तक भी जा सकता है, आप n भी लिख सकते हो, कहीं तक भी जा सकता है कॉलम में, ठीक। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमारी A कोई मैट्रिक्स है, ऐसे करके लिख सकते हैं, जिसके अंदर AIJ है, I और J। IJ किसके साथ वेरी करता है, हमारा n इंटू 1, मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज जो रहेंगी वो कितनी भी हो सकती है, n तक, कहीं तक भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे करके, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो रहेगा 1 ही रहेगा। सेम रेक्टेंगुलर इसका देख लेते हैं, इसका क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा A हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक, इक्वल्स टू AIJ। A I और J हमारे किसके साथ वेरी करता है, m इंटू n के साथ। जहां एक चीज लिख लेना, जहां m नॉट इक्वल टू है n के, ठीक है, m और n इक्वल नहीं होने चाहिए, बस ये केस है। अब उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में, सेम यही होगा, लेकिन बस उसके लिए क्या लगा दोगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए m जो होगा हमारा, m और n, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, m हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, कम होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेम यही होगा, शर्त यही हो जाएगी, बस ऑर्डर पूरा स्टेटमेंट यही होगा, लेकिन वेयर की जगह पे जहां m नॉट इक्वल टू n है, वहां वेयर की जगह पे हो जाएगा m लेस देन n। सेम इसमें हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें m ग्रेटर देन n हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। सेम इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, समझ में बात। लेकिन m और n जो है AIJ फॉर ऑल और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, समझ में बात। ये हो गया आपके जनरल रिप्रेजेंटेशन और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। अब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पे बात करते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ रो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ रो जो रहेगा वही नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। जैसे तो 1 इंटू 1 कर लो आप, 1 इंटू 1, देखो नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। या 2 इंटू 2 कर लो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम। या 3 इंटू आप 3 कर लो, या फिर 4 इंटू 4 कर लो आप, क्या 4 इंटू 4, या फिर आप n इंटू n कर लो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे 1 इंटू 1 का, जैसे एक एलिमेंट हो जाएगा सिंगल केवल, ऐसे ही, समझ गए। या फिर 2 इंटू 2 का, जैसे ऐसे ऐसे 2 इंटू 2 का बन जाएगा। या फिर 3 इंटू 3 का क्या हो, 3 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम बना दिए, 3 रो मैंने बना दिए, ऐसे करके। 4 इंटू 4 का इसी तरह होगा। ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, आप एक इधर आप देखिए, जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स से बना दिया, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। ये मैंने क्या किया, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, ठीक। स्क्वायर में देखो एक डायगोनल, ठीक, डायगोनल पे बात करते हैं। जैसे ये वाला होगा 1 5 6 1 5 9, तो ये क्या है, MD मतलब मेन डायगोनल, ठीक। क्या होगा, मेन डायगोनल, याद रखिएगा इसका काम है, ठीक, मेन डायगोनल, समझ गए। ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है, ठीक। अब मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनका एक यूज होता है। यूज क्या, जैसे देखो जो स्क्वायर मैट्रिसेस में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देंगे तो उसमें एक आता है ट्रेस, आपका क्या होता है, ट्रेस। ट्रेस क्या होता है,
जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको मान लिया हमको एक मैट्रिक्स है हमारी ए, अगर इस मैट्रिक्स का आपसे ट्रेस पूछ लिया जाए तो मेन डायगोनल पे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का आप एडिशन कर दो, जैसे 1 है, 5 है, 9 है, तो ये मेन डायगोनल होता है। ठीक, मेन डायगोनल, इस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आप ऐड कर दो, जैसे 1, 5 और 9, 1, 5 प्लस 9, ठीक, जिनको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, और यही 15 ही इसका ट्रेस होगा। ट्रेस क्या होता है? मेन डायगोनल पे प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का एडिशन ही होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का ट्रेस। अब मैट्रिक्स पे डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जैसे अभी तो ये बना लिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक, जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ करके और सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ठीक, जैसे मैंने एक अल्टीमेट ऐसे कोई सा भी मैट्रिक्स बना लिया, 0 2 0 0 0 6 0 0 0 7, ऐसे मैंने कोई सा भी क्या किया, बना लिया। अब देखो इसमें क्या है, मेन डायगोनल है उसको छोड़ के और सभी एलिमेंट 0 हैं। जैसे आप इसको कैसे बोल सकते हैं, जहां पे i ग्रेटर देन j हो और j ग्रेटर देन i हो, क्या हो? j लेस देन i हो, वहां पे क्या है? सभी क्या है? 0। लेकिन जहां पे हमारा i इक्वल टू j है, जहां पे i इक्वल टू j है वहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये चीज, जैसे देखो ये हमारा मेन डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल, इसकी बात कर लो, इसकी बात करो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा a 1 और 2 है, तो i की वैल्यू क्या है? 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो i क्या हुआ हमारा? लेस देन हुआ j से। i क्या हुआ? लेस देन हुआ j से। ये देख लो, जैसे सॉरी इसको ऐसे बना लो, इसमें क्या हुआ? i हमारा लेस देन j हुआ तो 0 था। लेकिन यहाँ पे बात करो 2 पे, तो 2 पे या फिर 6 पे या फिर 7 पे, अगर 7 पे बात करें, ये हमारा क्या है? a33, i की वैल्यू 3 और j की भी वैल्यू 3, जहां पे j इक्वल हो वहां पे नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां पे i और j इक्वल हो वहां पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के और सभी एलिमेंट्स क्या हो? हमारे 0 हो, तो वो क्या होता है? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है, इसी के 2 टाइप और होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे 2 टाइप और होते हैं, एक होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और एक हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। ठीक, पहले बात करते हैं हम इसी का फर्स्ट, क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या फिर इसको कहीं और जगह पे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात? इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं i से। किससे शो करते हैं? i से शो करते हैं। ये क्या होता है? मेन डायगोनल पे जो हमने कहा, मेन डायगोनल के छोड़ के और सभी एलिमेंट 0 होते हैं। इसमें क्या कहानी है? इसमें जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट होंगे ना, वो केवल 1 होंगे। क्या होंगे? केवल 1 होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 6 7 नहीं होगा, केवल एक नंबर होगा, वो भी 1। क्या होगा? 1। जैसे ये वाला आप देख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो क्या होगा? मेन डायगोनल पे सभी एलिमेंट्स क्या है? क्या है? 1 1 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? जहां पे आपका i ग्रेटर देन j है और j क्या है? ग्रेटर देन i है, या फिर j ग्रेटर देन i, वहां पे हमारे क्या है? सभी 0 है। लेकिन जहां पे हमारा i इक्वल्स टू क्या है? j है, वहां पे क्या होगा? 1 होगा। ये चीज कहानी है। इसमें क्या है? i और j के जब इक्वल है, जब i और j के इक्वल है तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा हमारा एलिमेंट। लेकिन इसमें क्या है? जब i इक्वल्स टू j है तो हमारा नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये कहानी हो गई हमारी किसकी? ये हमारी कहानी हो गई इस यूनिट मैट्रिक्स की। देखो अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये भी उसी का टाइप है, सेकंड टाइप। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो क्या था? 1 1 1 था, ठीक, और हमने उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में देखा 2 6 7 हो गया था। लेकिन इसमें क्या होगा? जो नंबर हमारे डायगोनल, इस पे डायगोनल पे होंगे वो सभी सेम होंगे। अगर 1 है तो 1 1 ही होगा, अगर डायगोनल पे 2 है तो 2 2 ही होगा, 3 है 3 3 होगा, अगर n है तो n n n ही होगा सभी पे। यानी कि मेन डायगोनल स्पेस पे जितने भी नंबर्स होंगे मेन डायगोनल पे वो सभी सेम होंगे। कैसे? जैसे अगर इसकी बात कर लीजिए, एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं ऐसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसमें देखो क्या हमारा एक नंबर है वो सभी सेम है। या फिर ऐसे बात कर लो, मेन डायगोनल 2 0 0 2, ये भी है इसका, ठीक। या फिर एक और बात कर लो आप, कौन से? जैसे 4, ऐसे कर लो 4 0 0 0
0 4 0 0 0 0 4 0 और फिर 0 0 0 4 ऐसे हो गया। अब देखो मेन डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेम है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जहां पे देख लो हमारा i ग्रेटर देन j है, i ग्रेटर देन j है, या फिर हमारा क्या है i लेस देन j है, वहां पे क्या है सभी जीरो है। और जहां पे हमारा i इक्वल टू j है वहां पे क्या है सेम नंबर, क्या है सेम नंबर, आप लिख सकते हैं सेम क्या है NUMBR, सेम नंबर है। समझ में आई बात, ये चीज कहानी हो गई। ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स के लिए, मतलब जहां पे ऐसे सबसे पहली बात तो इसके मेन डायगोनल्स के सभी एलिमेंट सेम होंगे, अगर 1 है तो 1 1 ही होगा, 2 है तो 2 2 ही होगा। लेकिन ये चीज हो गई। और इसमें क्या होगा, जहां पे i ग्रेटर देन j है या फिर j ग्रेटर देन i है, i ग्रेटर देन j है या फिर i लेस देन j है, वहां वो सभी एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन जहां पे i इक्वल टू j है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, वहां पे क्या होगा सेम नंबर होगा, एक ही नंबर होगा सभी पे। तो एक चीज यहाँ पे आप नोट लिख लीजिएगा कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स देखो, एवरी यूनिट मैट्रिक्स तो एक ही टाइप होगा, तो एवरी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि देखो इसका स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ये भी है, देखो अगर हम 1 1 कर दें तो ये भी तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसके देखो सभी एलिमेंट्स क्या है 1 ही है। लेकिन ये भी स्केलर मैट्रिक्स है और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है। तो देखो केवल एक ही केस आता है जब 1 1 होता है, तभी के लिए ये केवल स्केलर मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, सभी के लिए 1 1 ही होता है, तो एवरी के लिए 1 1 ही आएगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो एक नोट आप लिख लीजिएगा कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, दूसरा आप नोट क्या डालेंगे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। सेम इसके साथ भी होगा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल में भी मैंने क्या बताया था, 2 4 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। ठीक, तो नोट पहला क्या लिखेंगे, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा नोट आप डाल के लिखेंगे, every scalar matrix and unit matrix is diagonal matrix, but every diagonal matrix is not scalar and unit matrix। समझ में आई बात, इतना आप कर लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे भैया देखो ट्रायंगुलर क्या है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो भी किसके लिए होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमारा 8 हो गया था, 9 पे बात करते हैं। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इतना बार बार नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्ट में लिखने का फार्मूला वो होता है, इसको कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और LR लिख देते हैं। समझ में एक बात, ये होता है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जैसे देखो हमने बताया था इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में एक बात, मैट्रिक्स देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसी के लिए होगा, नंबर मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेम नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप आते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब होता है इस पे बात कर लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है 2 टाइप होता है। ठीक, इसमें लिख लेना मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें आता है पहला हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा आई होगा, देखो आई और जे हमारा 2 होता है। ठीक, सबसे पहली बात तो इसको लिखते कैसे, जैसे अपर के लिए यू नोट कर लिए। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे होगा A11 A12 A13, इसके बाद ये 0 होगा, ये A22, ये A23, फिर उसके बाद ये 0 होगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा A33। इसका मतलब समझ रहे हो आप, क्या ये 0 कर दिए और ये इधर कर दिए। इसका मतलब ये है कि जहां पे हमारा i लेस देन क्या होगा, जहां पे हमारा i जो है लेस देन होगा j से, वो सभी क्या है 0 होंगे। मतलब समझे, जहां पे हमारा i लेस देन हमारा होगा j पे, वो सभी हमारे एलिमेंट 0 होंगे। जैसे देखो
आई लेस देन, सॉरी आई ग्रेटर देन जे होगा, ये कर लो, आई ग्रेटर देन जे होगा, लेस देन नहीं, सॉरी आई ग्रेटर देन जे के लिए कर लो, आई ग्रेटर देन जे होगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे क्या है, आई बड़ा है, ठीक, कोई बात नहीं। नहीं कट मत करो, ठीक, आई क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे तो लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, लेकिन यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, 2 1। अब देखो 2 ग्रेटर देन 1 से होगा, यानी कि आई ग्रेटर देन जे है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 0, ए आई जे 0 होगा, यानी कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, जब आई ग्रेटर देन 0 हो, और इसको बोलते हैं हम सब लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर दूसरा आपका होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, लोअर, LOW, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप इन सबको याद कर लीजिएगा, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसको हम लो एल से शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे मेन डायगोनल के ऊपर के सभी ऊपर के एलिमेंट नहीं 0 होते हैं, नीचे के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल्स के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इसी का अपोजिट ये है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल के ऊपर के सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे A11 हो गया, इसका ये होगा 0, ये होगा 0, फिर A21 होगा, फिर ये A22 होगा, फिर ये 0 होगा। अब उसके बाद ये 31 होगा, ये A33 होगा, और ये A32 होगा, और ये A33। अब ये देख लो, इसमें क्या है, Aij 0 है, लेकिन कब कब 0 है, इसमें Aij हमारे एलिमेंट होते हैं। इसमें देख लो Aij इक्वल टू 0 है, लेकिन कब के लिए, जब i हमारा क्या है, लेस देन है j से। ये आप देख लीजिएगा, इसमें देखो i जब j से लेस देन है, ये यहाँ पे आएगा कितना, 1 2। अब देख लो i कम है और j ज्यादा है, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 1 and 3। अब देखो i यहाँ पे कम है, j ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ की कहानी की बात करें तो यहाँ पे 3 1 है, यानी ग्रेटर देन है, इसीलिए 0 नहीं होगा। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसके लिए होता है, मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। फिर आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर मेन डायगोनल के सभी ऊपर के सभी क्या है, 0 हैं, तो हमारा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपोजिट होता है, Aij इक्वल टू 0 होगा कब, जब i ग्रेटर देन j हो, और ये Aij 0 होगा कब, जब i लेस देन j हो। ये हो गई कहानी हमारी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। यहाँ तक हमारा पूरा टाइप ऑफ मैट्रिसेस कवर हो जाता है। अब एक चीज की हम और बात कर लेते हैं, इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक। उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब हलवा हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज आपके लिए। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का फंसने वाला नहीं है, ठीक। अब एक थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस पे। किस पे, इक्वल मैट्रिक्स पे। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, देखो इक्वल मैट्रिक्स किसके लिए होता है, पहली बात, इफ मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स किसके लिए होगा, मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स देखो तुलना की जाती है तो दो चीजें तो होनी चाहिए, एक चीज की तुलना की नहीं जा सकती। तो अगर मैट्रिक्स हैव दे आर हैव सेम ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स के पास सेम ऑर्डर है, दो मैट्रिक्स का कब तुलना कर सकते हैं, दे हैव सेम ऑर्डर। क्या हो, दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब आप भली भांति अब जान ही चुके हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। सेम ऑर्डर, और उसके बाद दूसरी बात क्या है, उसके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक, ए और बी, और उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए और बी, जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, और ए बी की हम मान लो तुलना कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ए और बी को इक्वल कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए को इक्वल कर रहे हैं मैट्रिक्स बी से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दे हैव सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इनके एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं ए के और बी के, वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, जो एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आई बात, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ऐसा कर लेते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम का क्या मतलब है, सेम,
इसका क्या मतलब है देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए की ले लेते हैं, A11, A12, A21 और A22। तो उसके बाद एक मैट्रिक्स है हमारी B, और B को इक्वल कर रहे हैं A और B को। कौन सी? B11, B12 और फिर उसके बाद B है 21 और B है 2 and 2। समझ में आई बात? अब इक्वल कर रहे हैं तो इनका सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जैसे इसका है 2 into 2 तो इसका भी ऑर्डर है 2 into 2। तो पहली शर्त तो हो गई, ठीक। अब दूसरी शर्त ये है कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का मतलब जैसे A11 है तो ये इक्वल होगा हमारा B11 के, अगर A12 है तो ये इक्वल होना चाहिए हमारे किसके? B12 के। अगर A21 है तो ये किसके इक्वल होगा आप बताएंगे, और अगर ये A22 है तो ये किसके इक्वल होगा ये आप बताएंगे। ये हमारा हो गया इक्वल मैट्रिसेस। तो हमने इस मैट्रिसेस यहाँ, तो आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमारा एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 4, वो देख लेते हैं। ये भी हमारा जो एग्जांपल है इक्वल मैट्रिसेस पे ही बेस्ड है। क्या एग्जांपल बोल रहे हैं? आपके दो मैट्रिसेस दे दिए इन्होंने, क्या किए? दो मैट्रिक्स इन्होंने दे दिए, ठीक। अब इक्वल करके इन्होंने क्या पूछ लिया? ए बी सी एक्स वाई जेड, इनकी सबकी वैल्यू पूछ ली। पहला एलिमेंट आपको दिया x प्लस, इन्होंने क्या दिया? x प्लस 3, उसके बाद दे दिया z प्लस 4 दिया। फिर इन्होंने क्या किया? 2y माइनस 7 दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने दिया -6 और फिर -a-1, ऐसे करके इन्होंने दिया। -a-1 नहीं है, केवल a-1 है। उसके बाद इन्होंने बताया है 0 है, फिर ये वाला भी 0 है, और आपका ये वाला एलिमेंट है b-3 और ये वाला है -21। और इस मैट्रिक्स को इन्होंने इक्वल किया है किस मैट्रिक्स से अभी बताते हैं, 0, 6 और इक्वल किया है -3y-2, इसके इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद दिया है -6 -3 और दिया है आपका 2c प्लस 2, उसके बाद 2b प्लस 4, उसके बाद है -21 और इक्वल्स टू 0। मैंने थ्योरी में आपसे क्या बताया था? ऑर्डर सेम होगा और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी सेम होंगे। तो देख लो, ये ऑर्डर है 3 into 3 का और ये भी ऑर्डर है 3 into 3 का। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखो 21, 0, 0, -6 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसीलिए हम इसको इक्वल करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इस वाले के। तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल होना चाहिए 0 के, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा -3 के। समझ में आई बात? x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है? 2y, क्या है? z प्लस 4, क्या है? z प्लस 4, ये इक्वल होना चाहिए किसके? 6 के। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, जब माइनस करेंगे, ठीक। आपकी z की वैल्यू आ गई। अब देखो -6 तो इक्वल ही है, 2y -7, क्या बोल रहे हैं? 2y -7 इक्वल होना चाहिए किसके? 3y -2 के। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे, इसको इधर जब ले आएंगे या फिर इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से y हो जाएगा, y बच जाएगा और इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा? -5। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से -5, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको 6 तो -6 आई, फिर a-1, क्या है? a-1 ये इक्वल होना चाहिए -3 के। तो यहाँ से इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उधर से जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 हो जाएगा -2। आपकी देखो किसकी किसकी वैल्यू आ गई? a की आ गई, x y z की आ गई, b और c की रह रही है, तो वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लो b-3, क्या है? b-3 इक्वल होना चाहिए किसके? 2b + 4 के, 2b + 4 के। b को इधर, तो देखो यहाँ से हमारा b-3 इक्वल होना चाहिए 2b + 4 के, b-3 इक्वल होगा 2b + 4 के। तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -b इक्वल हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 + 3 7। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7, b हो गया। अब बचा c वाला, देखो 0 इक्वल है 2 - c के, क्या है? 2 + c के, 2c + 2 के, 0 इक्वल हो जाएगा 2c + 2 के। तो यहाँ से अब c को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा? इधर भेज देंगे -1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा c। तो यहाँ तक ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, और बाकी जो बचे एग्जाम्पल है उनको आप, बचे एग्जाम्पल क्या, आपका एग्जाम्पल नंबर केवल बच रहा है 5। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 5 वाला आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 की जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।